यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक ऐसे परिवार की है जिसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह एक साधारण और खुशहाल परिवार है। लेकिन किस्मत ने इस परिवार के लिए कुछ और ही लिख रखा था। जिस घर में कुछ दिन पहले तक मां की मौजूदगी से रौनक थी, वहां अचानक दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि पूरा इलाका सन्न रह गया। परिवार की बुजुर्ग महिला का निधन हो चुका था। घर के सभी सदस्य गहरे सदमे में थे। मां के जाने का दर्द अभी किसी के दिल से कम भी नहीं हुआ था। हर कमरे में उनकी यादें बसी हुई थीं। परिवार के लोग रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्मों में व्यस्त थे। हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस दुखद समय को पार कर लिया जाए। इसी परिवार में 23 वर्षीय शुभम भी रहता था। शुभम घर का सबसे छोटा बेटा था। वह अपने स्वभाव से शांत और मिलनसार माना जाता था। परिवार के लोगों को उससे काफी उम्मीदें थीं। कुछ ही समय पहले उसकी सगाई हुई थी और घर में शादी की तैयारियों को लेकर बातें शुरू हो चुकी थीं। मां भी अपने बेटे की शादी के सपने देखती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। मां के निधन के बाद परिवार लगातार शोक में डूबा हुआ था। 13वीं और ब्रह्म भोज की तैयारियां चल रही थीं। दूर दूर से रिश्तेदार घर पहुंच रहे थे। घर में आने वाला हर व्यक्ति परिवार को सांत्वना दे रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी घर की चारदीवारी के भीतर कुछ ऐसा सुलग रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। बताया जाता है कि परिवार के 2 भाइयों के बीच कुछ समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि घर के लोग यह मान रहे थे कि मां के निधन के बाद सभी पुराने मतभेद भुलाकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट दिशा में बढ़ रहे थे। फिर वह दिन आया जब परिवार मां की आत्मा की शांति के लिए आयोजित ब्रह्म भोज की तैयारियों में लगा हुआ था। घर में रिश्तेदार मौजूद थे। लोग आने जाने में व्यस्त थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह दिन परिवार के इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। अचानक घर के भीतर से तेज आवाज सुनाई दी। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद चीख पुकार शुरू हो गई। लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां से आवाज आई थी। वहां का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। जिस शुभम को कुछ समय पहले तक सभी अपने बीच देख रहे थे, वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी छाती में गोली लगी थी। परिवार के लोगों की चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मां के निधन के कुछ ही दिनों बाद उसी घर में एक और ऐसी घटना घट जाएगी जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन था जिसने शुभम की जिंदगी छीन ली। और जब सच सामने आया तो उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र का जंगल धूसड़बड़ की रेतवाहियां गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था। खेतों, कच्चे पक्के रास्तों और सादगी भरी जिंदगी के बीच बसा यह गांव वर्षों से कई परिवारों का घर रहा था। इन्हीं परिवारों में से एक था ओम प्रकाश शर्मा का परिवार, जिसे गांव में लोग सम्मान की नजर से देखते थे। ओम प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला था। चारों बेटे अब बड़े हो चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। परिवार में सबसे बड़े थे दुर्ग विजय शर्मा, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। वह ऑटो रिक्शा चलाकर अपना जीवनयापन करते थे और काफी समय से परिवार से अलग रह रहे थे। उनके बाद 2 अन्य भाई थे, जबकि सबसे छोटा बेटा था सत्यप्रकाश शर्मा, जिसे घर और गांव के लोग प्यार से शुभम कहकर बुलाते थे। शुभम उम्र में सबसे छोटा जरूर था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा आगे रहता था। हाल ही में उसकी सगाई हुई थी और घर में उसके भविष्य को लेकर कई सपने सजाए जा रहे थे। मां सावित्री देवी भी अपने सबसे छोटे बेटे की शादी देखने की इच्छा रखती थीं, लेकिन बीमारी ने धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर दिया। सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे समय में तीनों छोटे भाइयों ने मिलकर मां के उपचार की जिम्मेदारी संभाली। अस्पतालों के चक्कर लगाए गए, दवाइयों का इंतजाम किया गया और हर संभव कोशिश की गई कि मां स्वस्थ होकर घर लौट आएं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सावित्री देवी को बचाया नहीं जा सका। मां की मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। घर में हर तरफ मातम पसरा हुआ था। रिश्तेदार लगातार आ जा रहे थे। गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे थे। इसी बीच 13वीं और ब्रह्म भोज की तैयारियां शुरू हो गईं। यह एक ऐसा समय था जब परिवार को एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था। लेकिन गांव में लोग एक और बात की चर्चा कर रहे थे।
कहा जा रहा था कि मां के इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक के खर्च में बड़े भाई दुर्ग विजय ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी। परिवार के बाकी सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां उठा रहे थे, जबकि दुर्ग विजय लंबे समय से घर से दूरी बनाए हुए थे। यही बात धीरे धीरे परिवार के भीतर नाराजगी की वजह बनती जा रही थी। हालांकि शोक के माहौल में किसी ने भी खुलकर इस विषय पर बात नहीं की। सभी चाहते थे कि मां की अंतिम रस्में शांति से पूरी हो जाएं। लेकिन कई बार वर्षों से दबे हुए मतभेद सबसे संवेदनशील समय में ही बाहर आते हैं। फिर 13वीं का दिन आ गया। सुबह से ही गांव के लोग और रिश्तेदार घर पहुंचने लगे। ब्रह्म भोज की तैयारियां चल रही थीं। परिवार के सदस्य मेहमानों की व्यवस्था में लगे हुए थे। तभी बड़े भाई दुर्ग विजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। उनके घर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इस परिवार पर ऐसा संकट टूटने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। सत्यप्रकाश शर्मा, जिसे परिवार और गांव के लोग प्यार से शुभम कहकर बुलाते थे, घर का सबसे छोटा बेटा था। उम्र भले ही केवल 23 वर्ष की थी, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाने का उसका तरीका किसी अनुभवी व्यक्ति से कम नहीं था। परिवार में जब भी किसी काम की बात होती, शुभम सबसे पहले आगे खड़ा दिखाई देता था। यही वजह थी कि पिता ओम प्रकाश शर्मा को भी उस पर विशेष भरोसा था। शुभम अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हाथ बंटाता था। जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े कामों में वह लगातार सक्रिय रहता था। गांव और आसपास के इलाकों में उसकी पहचान एक मेहनती और समझदार युवक के रूप में बन चुकी थी। कम उम्र में ही उसने लोगों से व्यवहार करना, जिम्मेदारियां उठाना और परिवार की जरूरतों को समझना सीख लिया था। उसकी जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। मई 2026 में उसकी सगाई हुई थी। परिवार में खुशी का माहौल था। मां सावित्री देवी ने भी अपने छोटे बेटे की सगाई की खबर सुनकर बहुत खुशी जताई थी। आने वाले दिनों में घर में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थीं। फरवरी 2027 में शुभम की शादी तय की गई थी। परिवार के लोग भविष्य के सपने देख रहे थे। रिश्तेदारों के बीच शादी की चर्चाएं होने लगी थीं। शुभम भी अपने जीवन के नए अध्याय को लेकर उत्साहित था। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा दुख भी था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया था। मां की बीमारी ने घर का माहौल बदल दिया था। जब सावित्री देवी बीमार थीं, तब शुभम ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अस्पताल ले जाना हो, दवाइयों की व्यवस्था करनी हो या रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करनी हो, वह हर जिम्मेदारी निभा रहा था। पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर उसने मां को बचाने की हर संभव कोशिश की। गांव के लोगों ने भी यह सब देखा था, इसलिए जब कोई शुभम की बात करता तो उसके बारे में सम्मान से ही बोलता। लोग कहते थे कि वह जिम्मेदार है, मेहनती है और अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहता है। शायद यही कारण था कि परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां किसी की योजनाएं, सपने और उम्मीदें एक पल में बिखर जाती हैं। मां के निधन के बाद परिवार 13वीं और ब्रह्म भोज की तैयारियों में लगा हुआ था। 9 जून 2026 मंगलवार का दिन था। घर में रिश्तेदारों और गांव वालों का आना जाना लगा हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि परिवार अपने दुख को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद यह शोक सभा एक ऐसे हादसे की गवाह बनने वाली है जिसे सुनकर पूरा इलाका दहल जाएगा। जिस शुभम के हाथों में कुछ महीनों बाद शादी की मेहंदी लगनी थी, जिस युवक के लिए परिवार ने अनगिनत सपने सजाए थे, उसी शुभम के जीवन की घड़ी अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसकी मौत किसी अनजान दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि उसी परिवार के भीतर होने वाली थी जिसके लिए वह हमेशा खड़ा रहा था। सावित्री देवी के निधन के बाद शर्मा परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ था। घर का हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। परिवार के लोग अभी तक इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जिस महिला ने वर्षों तक पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। 13वीं और ब्रह्म भोज की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। गांव के लोग भी लगातार परिवार के साथ खड़े थे। इन सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मुख्य रूप से तीनों छोटे भाइयों और उनके पिता के कंधों पर थी। मां की बीमारी के दौरान हुए खर्च से लेकर अंतिम संस्कार और 13वीं तक की हर व्यवस्था उन्होंने मिलकर संभाली थी। इसी बीच लोगों के बीच एक बात बार बार चर्चा का विषय बन रही थी। परिवार के बड़े बेटे दुर्ग विजय शर्मा लंबे समय से घर से अलग रह रहे थे। मां की बीमारी के दौरान भी वह परिवार के साथ नजर नहीं आए थे। इलाज में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं रही थी। जब परिवार कठिन दौर से गुजर रहा था, तब भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी।
शायद यही कारण था कि परिवार के कुछ सदस्यों के मन में पहले से ही नाराजगी जमा हो चुकी थी। हालांकि मां के निधन के बाद किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। सभी चाहते थे कि शोक की घड़ी में विवाद पैदा न हो, लेकिन भीतर ही भीतर कई सवाल दबे हुए थे। फिर 13वीं का दिन आया। उसी दिन दुर्ग विजय अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचे। शुरुआत में सब सामान्य दिखाई दिया। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद माहौल बदलने लगा। बताया जाता है कि सबसे पहले घर की महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हुई। चर्चा का विषय वही था जो पिछले कई दिनों से लोगों के मन में था, मां के इलाज और 13वीं के खर्च की जिम्मेदारी। बात धीरे धीरे तीखी होने लगी। कुछ पुराने गिले शिकवे भी सामने आने लगे, जो अब तक दबे हुए थे। महिलाओं के बीच शुरू हुई बहस जल्द ही घर के पुरुषों तक पहुंच गई। अब सवाल सीधे दुर्ग विजय से किए जाने लगे। उनसे पूछा गया कि जब मां बीमार थीं, तब वह कहां थे? परिवार जब आर्थिक और मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था, तब उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? कई लोगों को लग रहा था कि ऐसे कठिन समय में परिवार की जिम्मेदारी सभी भाइयों की थी। दूसरी तरफ दुर्ग विजय भी इन बातों को सुनकर शांत नहीं रहे। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। आवाजें ऊंची होने लगीं। आरोपों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया। जो बातें पहले फुसफुसाहट में कही जा रही थीं, अब सबके सामने बोली जा रही थीं। इसी दौरान दुर्ग विजय की पत्नी घर के अंदर मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि विवाद लगातार बढ़ रहा है, तो उन्होंने फोन के जरिए अपने पति को स्थिति की जानकारी दी। इससे तनाव और बढ़ गया। अब परिवार के कई सदस्य आमने सामने खड़े थे। पैसों का हिसाब, जिम्मेदारियों का सवाल और पुराने मतभेद सब एक साथ सामने आ चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बहस किस दिशा में जाने वाली है। जो लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, वे भी हालात को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। 13वीं के दिन, जहां परिवार को मां की याद में एकजुट होना चाहिए था, वहीं अब रिश्तों की दरारें खुलकर दिखाई देने लगी थीं। और इसी बढ़ते हुए विवाद के बीच दुर्ग विजय ने ऐसा कदम उठाया जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 9 जून 2026 की दोपहर, समय करीब 12:30 बजे का था। शर्मा परिवार के घर में ब्रह्म भोज की तैयारियां चल रही थीं। बाहर आने वाले मेहमानों के लिए व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन घर के भीतर का माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। कुछ देर पहले शुरू हुई बहस अब गंभीर विवाद का रूप ले चुकी थी। परिवार के सदस्य एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। पुराने गिले शिकवे खुलकर सामने आ चुके थे। आवाजें लगातार ऊंची हो रही थीं और माहौल में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। इसी बीच हालात अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए। बताया जाता है कि विवाद के दौरान दुर्ग विजय शर्मा गुस्से में घर के अंदर चले गए। उस समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। परिवार के लोग अब भी बहस में उलझे हुए थे। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ माहौल को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। परिवार के लोगों के अनुसार दुर्ग विजय ने अपने छोटे भाई शुभम को निशाना बनाकर गोली चला दी। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ सेकंड पहले जो युवक अपने परिवार के बीच खड़ा था, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। गोली लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। शुभम गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके आसपास मौजूद लोग घबरा गए। परिवार की महिलाओं की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। रिश्तेदार और गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंचे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हो गया। इस घटना के बाद परिवार के भीतर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ फूट पड़े। बताया जाता है कि मझले भाई ने आक्रोश में आकर दुर्ग विजय की स्कूटी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस समय सबसे बड़ी चिंता शुभम की जान बचाने की थी। परिजन बिना देर किए उसे अस्पताल लेकर निकल पड़े। उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिल जाए और शायद उसकी जिंदगी बच जाए। रास्ते भर परिवार के लोग प्रार्थना करते रहे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस युवक की शादी की तैयारियों की बातें कुछ दिन पहले तक हो रही थीं, वह अब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। लेकिन किस्मत ने शायद अपना फैसला पहले ही लिख दिया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही शुभम ने दम तोड़ दिया। यह खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। मां को खोने का दर्द अभी ताजा ही था और अब उसी परिवार ने अपने सबसे छोटे बेटे को भी खो दिया था। जिस घर में 13वीं की रस्में चल रही थीं, वहीं कुछ घंटों के भीतर एक और मौत का मातम छा गया। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पारिवारिक विवाद इतनी भयावह त्रासदी में बदल सकता है। उधर घटना के बाद दुर्ग विजय मौके से चले गए। पीछे रह गया था एक बिखरा हुआ परिवार, रोते बिलखते परिजन और एक ऐसा सवाल
जिसका जवाब अब पुलिस की जांच से ही सामने आना था। शुभम की मौत की खबर फैलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में कुछ देर पहले तक ब्रह्म भोज की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब हर तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल था। रिश्तेदारों और गांव वालों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक ही परिवार ने कुछ ही दिनों के भीतर दो अपनों को खो दिया है। पिता ओम प्रकाश शर्मा पूरी तरह टूट चुके थे। पहले पत्नी का साथ छूटा और अब सबसे छोटे बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। घर की महिलाएं रो रो कर बेसुध हो रही थीं। जिन लोगों ने शुभम को बचपन से बड़ा होते देखा था, वे उसकी मौत की खबर सुनकर स्तब्ध थे। घटना की सूचना मिलते ही पिपराइच थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को अपने कब्जे में लिया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। हर व्यक्ति के पास एक ही सवाल था, आखिर एक भाई अपने ही छोटे भाई की जान कैसे ले सकता है। परिवार के सदस्यों के बयान लगभग एक जैसे थे। उनका कहना था कि मां की बीमारी के दौरान इलाज का खर्च तीनों छोटे भाइयों ने मिलकर उठाया था। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं और ब्रह्म भोज तक की व्यवस्था भी उन्हीं लोगों ने संभाली थी। आरोप था कि बड़े भाई दुर्ग विजय ने इन जिम्मेदारियों में कोई योगदान नहीं दिया और जब वह 13वीं के दिन घर पहुंचे तो खर्च और जिम्मेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घर के अलग अलग हिस्सों से साक्ष्य जुटाए गए। वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांचकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर विवाद किस तरह इतना बढ़ गया कि मामला गोली चलने तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी सक्रिय हो गए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि विवाद का केंद्र परिवार के खर्च, जिम्मेदारी और पुराने मतभेद थे। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीमों का गठन किया और आसपास के क्षेत्रों में उसकी खोज शुरू कर दी। उधर शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में यह पुष्टि हुई कि उसकी मौत सीने में लगी गोली के कारण हुई थी। रिपोर्ट ने परिवार और पुलिस द्वारा बताई गई घटनाओं की दिशा को और स्पष्ट कर दिया। जांच आगे बढ़ने के साथ एक बात और सामने आने लगी। पुलिस को अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी जिससे किसी बड़ी साजिश या बाहरी दुश्मनी का संकेत मिलता हो। शुरुआती तौर पर मामला परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहे तनाव और अचानक भड़के गुस्से का परिणाम दिखाई दे रहा था। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को एक गहरी सीख भी दी। कभी एक साथ रहने वाला परिवार आज बिखर चुका था। एक भाई की मौत हो चुकी थी और दूसरा कानून से बचने के लिए फरार था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर दुर्ग विजय कहां छिपा है और जब वह पकड़ा जाएगा तो क्या वह उस एक पल के गुस्से की पूरी सच्चाई बताएगा जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जांच आगे बढ़ी तो इस घटना के पीछे छिपी वजह भी धीरे धीरे साफ होने लगी। यह कोई अचानक पैदा हुई दुश्मनी नहीं थी और न ही किसी बाहरी व्यक्ति की साजिश का मामला था। जो कुछ हुआ उसकी जड़ें परिवार के भीतर लंबे समय से जमा हो रहे तनाव में दिखाई देने लगीं। परिवार के लोगों के अनुसार बड़े भाई और बाकी भाइयों के बीच दूरी काफी समय से बनी हुई थी। मां की बीमारी के दौरान जब परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब जिम्मेदारियों का बोझ मुख्य रूप से पिता और छोटे भाइयों के कंधों पर था। इलाज, देखभाल और बाद में अंतिम संस्कार से जुड़ी व्यवस्थाओं में उन्होंने लगातार भागीदारी निभाई। इसी वजह से उनके मन में यह भावना घर कर गई थी कि परिवार की सबसे कठिन घड़ी में सभी लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए था। समय बीतता गया, लेकिन यह नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शायद किसी ने खुलकर अपनी भावनाएं नहीं बताईं। शायद किसी ने रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन कई बार दबा हुआ असंतोष बाहर से शांत दिखाई देता है, जबकि भीतर ही भीतर वह लगातार बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ शुभम था, एक ऐसा युवक जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उसने अपने सपनों को जिंदा रखा था। कुछ ही समय पहले उसकी सगाई हुई थी। आने वाले महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। उसके जीवन में एक नई शुरुआत का समय करीब था। परिवार और गांव के लोग भी उसे एक जिम्मेदार और मेहनती युवक के रूप में देखते थे। शायद यही कारण था कि उसकी मौत की खबर ने लोगों को भीतर तक हिला दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक के भविष्य की बातें कुछ दिन पहले तक हो रही थीं, आज वही इस दुनिया में नहीं है। इस घटना का सबसे दुखद पहलू केवल एक मौत नहीं था। सबसे बड़ा दर्द इस बात का था कि यह त्रासदी उसी परिवार के भीतर हुई जो कुछ दिन पहले अपनी मां के निधन का शोक मना रहा था। 13वीं का दिन किसी भी परिवार के लिए श्रद्धांजलि, स्मरण और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहां वही दिन हमेशा के लिए एक भयावह याद बन गया। कभी कभी रिश्ते बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसे तनाव पल रहे होते हैं जिनका अंदाजा किसी को नहीं होता।
जब संवाद खत्म होने लगता है, जब शिकायतें मन में जमा होती रहती हैं और जब गुस्सा समझदारी पर हावी हो जाता है, तब परिणाम बेहद दुखद हो सकते हैं। इस घटना ने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक परिवार जिसने पहले मां को खोया, उसी परिवार ने कुछ घंटों बाद अपने सबसे छोटे बेटे को भी खो दिया। एक भाई की जिंदगी खत्म हो गई और दूसरा कानून से बचने के लिए फरार हो गया। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जिस विवाद की शुरुआत कुछ आरोपों और नाराजगी से हुई थी, उसका अंत एक ऐसी मौत में हुआ जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ फैसले केवल एक पल में लिए जाते हैं, लेकिन उनके परिणाम पीढ़ियों तक दर्द छोड़ जाते हैं। शुभम की मौत के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया। जिस घटना की चर्चा पहले केवल परिवार के भीतर हो रही थी, वह अब पूरे इलाके की सबसे दर्दनाक खबर बन चुकी थी। गांव के लोग जब शर्मा परिवार के घर के सामने से गुजरते तो उनके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते। किसी के पास इस त्रासदी को शब्दों में बयान करने की ताकत नहीं थी। लोग बस एक ही बात कह रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया? जिस घर में कुछ दिनों पहले मां सावित्री देवी के निधन का मातम था, उसी घर में अब एक और बेटे की मौत का शोक पसरा हुआ था। 13 दिन के भीतर 2 अर्थियां उठना किसी भी परिवार के लिए असहनीय दर्द से कम नहीं होता। यह ऐसा घाव था जिसे समय भी शायद पूरी तरह भर नहीं पाएगा। शुभम की मौत ने सबसे ज्यादा उन लोगों को तोड़ा जिन्होंने उसके साथ भविष्य के सपने देखे थे। उसकी होने वाली शादी की तैयारियों को लेकर जो उत्साह था, वह एक पल में खत्म हो गया। कुछ महीने बाद जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब केवल रोने की आवाजें थीं। पिता ओम प्रकाश शर्मा के लिए यह दुख किसी पहाड़ से कम नहीं था। एक तरफ जीवनसाथी का बिछड़ना और दूसरी तरफ सबसे छोटे बेटे को खो देना। उनके सामने वर्षों की मेहनत से बनाया गया परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग उन्हें सांत्वना देने पहुंचते, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से कम नहीं किया जा सकता। घर की दीवारें, आंगन और कमरे अब भी उन घटनाओं के गवाह थे जिन्होंने कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल दिया। जहां कभी परिवार के लोग साथ बैठकर बातें करते थे, वहां अब गहरा सन्नाटा था। हर कोना किसी न किसी याद को अपने भीतर समेटे हुए था। इस घटना ने केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे गांव को झकझोर दिया। लोगों ने महसूस किया कि रिश्तों में पैदा होने वाली दूरियां और मन में जमा होने वाली नाराजगी कभी कभी ऐसे परिणाम तक पहुंच सकती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज भी जब इस घटना का जिक्र होता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें शुभम का मुस्कुराता चेहरा याद आता है, एक ऐसा युवक जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, जिसके सामने अनगिनत सपने थे, लेकिन एक पल के गुस्से ने उन सभी सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने कुछ ही दिनों के भीतर अपने 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। रिश्ते केवल खून के बंधन से मजबूत नहीं होते, उन्हें समझ, धैर्य और सम्मान की जरूरत होती है। जब ये चीजें खत्म होने लगती हैं, तब सबसे मजबूत दिखने वाले रिश्ते भी टूट सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उन्हें बचाने के लिए समझ और संयम भी उतना ही जरूरी होता है।